अगर आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं उसको सिलेबस वाइज सीक्वेंस वाइज पढ़ना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, इसको सिलेबस वाइज सीक्वेंस वाइज पढ़ना, ठीक है। जिसमें फर्स्ट सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जितने भी बीमारी आती है, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिजीज आते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसका प्रॉपर पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें आज हम लोग समझने वाले हैं वस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में कि वस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो वस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारा हार्ट है तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो वो ब्लड कहाँ जाता है, वो ब्लड जाता है हमारी आर्टरीज में, जिसको हिंदी में धमनी बोलते हैं। तो वो ब्लड हमारी धमनी में जाता है, हमारे वेन्स में जाता है, नसों में जाता है, ठीक है। तो वो जो ब्लड हमारे नसों में और धमनी में जो जाता है, आर्टरी में जाता है, तो उन आर्टरीज में और नसों में कोई भी प्रॉब्लम होता है, उन आर्टरीज में और नसों में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं वस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, एक वस्कुलर डिसऑर्डर है, ठीक है। हाइपरटेंशन का आपका जो पीडीएफ में नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ सिस्टमिक आर्टियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारे जो बॉडी में आर्टरीज होती हैं, धमनी होती हैं, उन आर्टरीज और धमनी में जैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड कहाँ जाता है, आर्टरी में जाता है। तो हमारे पूरे बॉडी के आर्टरीज में चले जाते हैं। अब उन आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड का जो दाब है, वो क्या है, वो लगातार परसिस्टेंट एलिवेट है, लगातार बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे आर्टरी में ब्लड का जो दाब है वो लगातार बढ़ा हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब ये जो हाइपरटेंशन है ये किसके अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है, तो अकॉर्डिंग टू द जेएनसी जॉइंट नेशनल कमेटी क्राइटेरिया का अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डिफाइंड होता है। ये कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो इट इज डायग्नोस्ड व्हेन, ये कब डायग्नोस्ड होता है कि इनको हाइपरटेंशन है, तो इसके लिए ये क्राइटेरिया है कि सिस्टमिक जो ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टमिक ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं उसको हम लोग बीपी ऑपरेटर्स में देख लेते हैं। तो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, तो जहां से बीपी का जो आवाज है, जहां से जो ब्लड प्रेशर का आवाज है, जैसे आवाज यहां से चालू हुआ तो जहां से आवाज चालू होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जहां पे आवाज क्या होता है, जाके बंद होता है, तो आवाज जहां पे नीचे जाके बंद होता है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जहां से आवाज चालू हो रहा है वो कितना होना चाहिए, तो वो 140 या 140 से ज्यादा होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी का बीपी ब्लड प्रेशर में जहां से हमें सुनाई देता है, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो 140 या 140 से ज्यादा आ रहा है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 या 90 से ज्यादा आ रहा है, जहां पे सुनाई देना बंद होता है। तो ये 140 या 140 से ज्यादा आ रहा है, या 90 से 140 ज्यादा आ रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ये जो हाइपरटेंशन है इसको जो जेएनसी टेबल है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस कितना तक कितना रेंज में बढ़ा हुआ है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कैटेगरी में समझेंगे, सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है उसको समझेंगे, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल कब होगा, नॉर्मल कितने को बोलेंगे, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से कम है, और जो डायस्टोलिक है वो 80 से कम है, ठीक है। सिस्टोलिक 120 से कम है और डायस्टोलिक 80 से कम है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, प्री हाइपरटेंशन का मतलब या तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनको कब बोलेंगे, तो 120 से 139 लगातार किसी के बीपी का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 से 139 आ रहा है, और डायस्टोलिक है वो 80 से 89 आ रहा है, 80 to 89 आ रहा है, ठीक है। तो इस रेंज में अगर आ रहा है, सिस्टोलिक इस रेंज में आ रहा है और डायस्टोलिक इस रेंज में आ रहा है, तब उसको हम लोग प्री हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। इनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टेज 1 देख लेते हैं। तो स्टेज 1 में क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 और 140 और 159 के बीच में होता है, ठीक है। और डायस्टोलिक जो है वो 90 से 99 के बीच में होता है, 90 to 99 के बीच में होता है। तो इस रेंज में अगर आ रहा है तब उसको हम लोग हाइपरटेंशन स्टेज 1 बोलेंगे। स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, जब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 है या 160 से ज्यादा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 है या 100 से ज्यादा है, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे
तब इसको हम लोग बोलेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हाइपरटेंशन डिसाइड होता है। चलिए अब समझ लेते हैं हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी के बारे में, कारण के बारे में, कैसे क्या क्या कॉजेस, क्या क्या कारण है जिनके कारणों से क्या होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इसको इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये 90 से 95% लोगों को होता है। मेन जो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम होता है लोगों को, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन का ही प्रॉब्लम होता है। अब इस प्राइमरी हाइपरटेंशन को क्यों प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नो आइडेंटिफाइड कॉज, कोई कारण नहीं मिलता इसमें। ठीक है, इसमें जो कारण होता है एग्जैक्ट नहीं होता है। मतलब बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। हम नहीं कह सकते कि इस कारण से ही इसको हाइपरटेंशन हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण से हाइपरटेंशन हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट इस कारण से हुआ है करके। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट होता है जेनेटिक्स। अगर किसी के फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है, जैसे मम्मी पापा में, ठीक है, नाना नानी में, दादा दादी में किसी को भी हाइपरटेंशन है, तो उनको चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपरटेंशन होने के, बीपी बढ़ने के उनको चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हाई सोडियम। कोई बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हाई सोडियम इंटेक कर रहा है, बहुत ज्यादा नमक खा रहा है, तो बहुत ज्यादा सोडियम खाने से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, बहुत ज्यादा मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी आ रहा है। ठीक है, तो उस कारण से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा लगातार क्या कर रहा है, कोई टेंशन में टेंशन ले रहा है, तो उस कारण से भी क्या हो सकता है, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है, उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग और एल्कोहल। ठीक है, कोई स्मोकिंग कर रहा है या एल्कोहल ले रहा है तो उनको भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये कुछ क्या है, फैक्टर्स हैं जिनके कारण से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज, एग्जैक्ट कारण क्या होता है वो पता नहीं चल पाता है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो एग्जैक्ट कारण है वो क्या होता है, हमें पता रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए 5 से 10% लोगों को ही होता है, जैसे कॉज्ड बाय द अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, जैसे कि रीनल आर्टरी, हमारा जो किडनी में जो आर्टरी जाती हैं, तो वो किडनी में जो आर्टरी जाती हैं उनमें क्या हुआ है, स्टेनोसिस हुआ है। स्टेनोसिस का मतलब होता है वो नेरो हो गया है, वहां क्या होता है, जो पाइप होता है, वहां का जो पाइप होता है, जो आर्टरी होता है वो पतला हो गया है, सिकुड़ गया है। तो उस सिकुड़ने के कारण क्या होता है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। और क्या है, प्रीमोक्रोमोसाइटोमा। प्रीमोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जहां से नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन निकलता है, हार्मोन निकलता है जो बीपी बढ़ाने का काम करता है, तो वहां पे कोई ट्यूमर हो गया है। ठीक है, वहां पे एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया है, तो उस ट्यूमर के कारण क्या हो रहा है, उस ट्यूमर के कारण, ठीक है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन ज्यादा निकल रहा है तो बीपी बढ़ा हुआ है, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आ जाएगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के कारण भी हाइपरटेंशन हुआ है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हाइपरटेंशन के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी, किसी भी चीज के पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि उसके पूरे प्रोसेस को समझना। कोई बीमारी हो रहा है तो वो बीमारी कैसे हो रहा है, उस पूरा प्रोसेस को समझना ही क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी होता है। तो चलिए देख लेते हैं हाइपरटेंशन के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनके कारण से हाइपरटेंशन हो सकते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है, तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, लगातार स्ट्रेस लेना हो सकता है, हाई साल्ट हो सकता है, लो एक्सरसाइज हो सकता है, ठीक है, स्मोकिंग, एल्कोहल हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होती हैं। अब ये फैक्टर्स क्या करती हैं, ये फैक्टर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती हैं, उत्तेजित कर देती हैं। हमारे बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको उत्तेजित कर देती हैं। अब जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है तब क्या होता है, इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ द कैटेकोलामाइन। ठीक है, हमारे बॉडी में जो कैटेकोलामाइन का सिक्रीशंस होता है, कैटाकोलामाइन निकलते हैं, उनकी इंक्रीज क्या होता है, बढ़ जाता है। उनकी जो संख्या है, उनकी जो मात्रा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ये कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं, तो एड्रेनलिन होते हैं, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, ये क्या होते हैं, कैटेकोलामाइंस होते हैं। ये बीपी बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, सिक्रीशन इनका बढ़ जाता है। ठीक, अब इनका सिक्रीशन जैसे ही बढ़ता है तब क्या होता है, सिस्टमिक वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। सिस्टमिक वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है हमारे बॉडी की जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज क्या होती है, सिकुड़ने लगती हैं, नेरो होने लगती हैं। तो आर्टरीज जैसे ही नेरो होती हैं, तो जैसे आर्टरी नेरो होती है तो वो क्या होता है, एक्टिवेट कर देता है रास को।
अभी रास क्या होता है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। अब ये सिस्टम क्या करता है, तो ये बीपी बढ़ाने वाला सिस्टम है, ठीक है। वेसोकंस्ट्रिक्शंस के कारण ही क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये बीपी बढ़ाने वाले प्रोसेस में लग जाता है। अब कैसे बीपी बढ़ाता है, तो ये क्या करता है, सोडियम और वाटर को रिटेंशन चालू कर देता है। सोडियम और वाटर जो वो यूरिन के थ्रू निकलते रहता है उसको ये रोक देता है, और रोक देता है जिस कारण से क्या होता है, जो सोडियम और वाटर है वो ब्लड में बढ़ जाता है, तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो भी फ्लो हो रहा था उस फ्लो में क्या हो जाएगा, रुकावट आएगा, क्योंकि वहां पे फ्लूइड ज्यादा हो गया, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो रुकावट आना चालू हो जाएगा। अब रुकावट जैसे ही आएगा तो उन आर्टरीज के ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जो ब्लड है उसका प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा हो गया ब्लड का, तो उस वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होगा, वो जो आर्टरीज है उनमें प्रेशर बढ़ जाएगा, जो दिखाई देगा हमें परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, जिस कारण से क्या होगा, हमें हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, लगातार जो बीपी है वो बढ़ा हुआ रहता है इन सब कारणों के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कैसे क्या साइन और क्या लक्षण दिखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है ऑसिपिटल हेडेक। ऑसिपिटल हेडेक का मतलब होता है ये वाले जो पोर्शन होता है सिर के, उसको एसोपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये मोस्टली कब होता है, तो ये मॉर्निंग में हो सकता है, तब हम समझ सकते हैं कि हाइपरटेंशन के कारण ये लक्षण दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिजीनेस हो सकता है, टिनाइटस हो सकता है। डिजीनेस का मतलब चक्कर चक्कर आना, टिनाइटस का मतलब कान में कुछ रिंगिंग टाइप का, कुछ बजने टाइप का सुनाई देना। तो ये सारी चीजें, ये लक्षण सुनाई दे सकती हैं। उसके साथ साथ इपिस्टेक्सिस। इपिस्टेक्सिस मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, ठीक है, नाक में ब्लीडिंग भी हो सकते हैं कई पेशेंट्स में। ब्लर विजन, ब्लर विजन जो दिखाई देते हैं वो धुंधला दिखाई देगा, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो ये भी हो सकता है। रेटिनल चेंजेस में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन भी हो सकते हैं, ठीक है। और पेल्पिटेशन, पेल्पिटेशन भी हो सकता है, घबराहट टाइप का लग सकता है, फटीग थकान भी लग सकता है। ऑप्टन एसिम्प्टोमेटिक, कई पेशेंट्स में क्या होता है, कुछ सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देते, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, कुछ सिम्टम्स नहीं दिखा देते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर भी बोलते हैं बीपी को, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देता है इसमें, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस की तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो लगातार क्या होता है, बीपी बढ़ा हुआ आता है, तब हम समझ जाते हैं कि इनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। ईसीजी चेक करा सकते हैं, ठीक है, ईसीजी चेक करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट चेक करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सीबीसी होते हैं, उन सब के बारे में टेस्ट करा सकते हैं। यूरिन एनालिसिस चेक करा सकते हैं, यूरिन चेक करा सकते हैं। तो ये कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में, कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, क्या मेडिसिन एडवाइस करते हैं बीपी को कम करने के लिए। तो फर्स्ट है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करता है, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा साल्ट रहता है और एक्स्ट्रा वाटर रहता है, उस एक्स्ट्रा साल्ट एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, मतलब यूरिन की क्वांटिटी है, यूरिन का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देता है, और उसमें एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा जो साल्ट रहता है उसको बाहर निकालता है, और इस तरीके से बीपी कम करने का काम डायूरेटिक्स करता है। इसके कुछ एग्जांपल देखें तो फ्यूरोसेमाइड्स हो गए, टोरेसेमाइड्स हो गए, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड्स से कुछ डायूरेटिक्स के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा था, जो आर्टरी है वो सिकुड़ रही थी, नेड़ो हो रही थी, इस कारण से बीपी बढ़ रहा था। तो ये मेडिसिन क्या करेगा, उस आर्टरीज को जो नेरो हो रहे थे उसको फैलाने का काम करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा वेसोकंस्ट्रिक्शन से, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देगा, सिकुड़ने नहीं देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे बीपी कम हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो एनाप्रिल, रैमिप्रिल, ये क्या होते हैं, कुछ एसी इनहिबिटर्स के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अब ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करने का काम करते हैं। हार्ट रेट को कम करने से क्या होगा, जैसे 1 मिनट में किसी का जो हार्ट है वो 72 बार धड़क रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हम मेडिसिन देंगे तो वो कम कर देगा। जैसे 60 बार अब धड़क रहा है तो 60 बार धड़क रहा है तो 60 बार ब्लड का फ्लो होगा, 60 बार फ्लो होगा, ठीक है। तो जो प्रेशर आ रहे होंगे आर्टरीज के ऊपर वो प्रेशर कम होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हार्ट रेट को रिड्यूस करके बीपी को भी कम करने का काम करते हैं मेडिसिन। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो एटिनोलोल और मेटोप्रोपोल, ये क्या होते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं। एटिनोलोल, मेटाप्रोपोल, ये क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी क्या करेंगे, बीपी को कम करने का काम करेंगे। कैसे बीपी को कम करेंगे, ठीक है। तो जो कैल्शियम मसल्स में जाता है उसको क्या करता
करता है, ये जो मेडिसिन है वो कैल्शियम को मसल्स में जाने से रोक देता है। अब कैल्शियम मसल्स में नहीं जाएगा तब क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आर्टरीज क्या है, सिकुड़ेंगे नहीं। अब आर्टरीज सिकुड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, बीपी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम को ब्लॉक करके क्या करता है, ये बीपी को कम करने का काम करते हैं। इसके एग्जांपल जैसे एम्लोडिपिन, ये एक मेडिसिन हो गया। तो इस प्रकार से इसमें और भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो बीपी कम करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट में। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में सबसे पहले क्या करना है, मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, लगातार क्या करना है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है। नेक्स्ट क्या करना है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, जो मेडिसिन दिया गया है उसको पेशेंट को खिलाना है। टेबलेट है तो, इंजेक्शन है तो इंजेक्टरली उनको क्या करना है, लगाना है। ठीक है। एजुकेट पेशेंट अबाउट द लाइफ स्टाइल चेंजेस, ठीक है, पेशेंट को ये भी बताना है कि कैसे आप नमक कम करोगे तो आपका बीपी भी कम होगा। ठीक है, कैसे आप ज़्यादा हेल्दी हैं, ठीक है, ज़्यादा मोटापा है तो उसको कम करेंगे तब भी बीपी कम होगा। ठीक है, कैसे आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं पिएंगे तब बीपी कम होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताना है, एक्सरसाइज के बारे में बताना है कि आप एक्सरसाइज करोगे तब आपका बीपी कम होगा। तो इस तरीके से समझाना है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस कोई ना हो जाए, ठीक है, हाइपरटेंशन तो हाइपरटेंशन के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए तो उसको भी मॉनिटर करते रहना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके से पेशेंट को क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहना है। ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो हाइपरटेंशन होता है वो साइलेंट किलर होता है, कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलता है, और अचानक तब पता चलता है जब स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन के कारण स्ट्रोक आ सकता है। हम लोग नॉर्मल भाषा में लकवा मार दी है बोलते हैं। ब्रेन की कोई नसें हैं, ब्रेन की कोई आर्टरीज हैं, उनमें क्या हुआ है, उनमें कोई स्ट्रोक हुआ है, काम करना बंद कर रही हैं, तो उनके कारण हाथ पैर में काम करना बंद हो जाता है, तो ये स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, और विजन लॉस हो सकता है। लगातार किसी का हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है और वो इलाज नहीं करवा रहे हैं, टेबलेट दवाई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, तब क्या हो सकता है, तब ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। ठीक है, हार्ट काम करना बंद कर सकता है, किडनी काम करना बंद सकता है, आंख दिखाई देना बंद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हाइपरटेंशन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।